हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्लियर वे में स्टडी करनी है। Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। इसमें देखो क्या है, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब बेंजीन डिसॉल्व है किसमें बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। बेंजीन घुला हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका अर्थ हुआ बेंजीन सॉल्यूट का काम कर रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों सॉल्वेंट का काम कर रहा है। कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, इसकी जानकारी हम लोगों को मिल गई। अब यहां देखो क्या है, 30% बाय मास। पिछले वीडियो में इसका टर्म्स बताए थे। 30% बाय मास, बोलो तो 30% बाय मास का अर्थ क्या हुआ? तो 30% बाय मास का अर्थ हुआ 30 ग्राम of solute dissolved in 100 gram of solution। जो इस टर्म को, जो इस मीनिंग को लिख दिया उसका सवाल बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मीनिंग लिखेंगे। 30% बाय मास में W बाय W। यहां सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के लिए मास टर्म यूज होगा। तो 30% बाय मास, परसेंट के साथ जो अंक होता है वो सॉल्यूट को इंडिकेट करता है। तो परसेंट के साथ यहाँ 30 है बच्चों, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ कितना बच्चों? 30 ग्राम। और सॉल्यूट यहाँ कौन है मेरा बच्चों? बेंजीन। तो 30% बाय मास का अर्थ हुआ बच्चों 30 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आसान था ये सवाल, इसी पर सारा सवाल है। तो आपने इस लाइन को ड्राइंग कर ली कॉपी में। इस लाइन से क्या क्या प्राप्त हुई? इससे प्राप्त हुई मास ऑफ बेंजीन, जो कि मेरा यहां सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो मास ऑफ बेंजीन कितना बच्चों? 30 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 100 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास मालूम हो गया, सॉल्यूशन का भी मास मालूम हो गया। अब हमें सॉल्वेंट का मास को प्रेडिक्ट करना है। तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मेरा यहां कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका मास हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम। एकदम क्लियर है। तो 30% बाय मास का अर्थ क्या बोलोगे? 30 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब भी परसेंट है तो वो सॉल्यूशन का मास हुआ। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास, 30 ग्राम सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम। अब हम लोगों को सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया। अब हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो माइंड में लाओ, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
तो जब आप बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में कौन कौन आएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आएगा। हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए, तो मोल के फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए, मोल आ जाएगा। देखो N मीन्स मोल्स होता है, मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल का फॉर्मूला कल मैंने क्या लिखाया था पिछले वीडियो में? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, अर्थात W अपॉन M। W हुआ गिवन वेट ऑफ बेंजीन। देख लो बेंजीन का गिवन वेट 30 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। अब बेंजीन में कार्बन होता है बच्चों 6 मोल, तो 12 इंटू 6 72 ग्राम हो गया। 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम। अब बेंजीन में हाइड्रोजन 6 मोल है, तो 1 इंटू 6 ग्राम। तो मोलर मास हो गया बेंजीन का बच्चों 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 6 78। तो गिवन वेट ऑफ बेंजीन 30, मोलर मास ऑफ बेंजीन 78। 30 अपॉन 78 आपका आया बच्चों 0.384 मोल। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको सॉल्यूट का मास पता है तो मास से मोल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, पहले मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों किसमें? मोल में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो होता है। तो W/M लगा के मास की मदद से हम मोल निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाल लेंगे। अब बेंजीन का मोल निकल गया, अब कौन बचा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है यहाँ, एक बेंजीन और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें बेंजीन का मोल प्रेडिक्ट हो गया। अब हमें प्रेडिक्ट करना किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल। तो देखो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोल का फॉर्मूला W आ गिवन वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां मेरा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा कितना है बच्चों? 70 ग्राम। तो गिवन वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया 70 ग्राम अपॉन M हुआ मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। अब 4 मोल क्लोरीन का मास कितना होगा? 1 मोल क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम। तो 4 मोल क्लोरीन का मास होगा 4 इंटू 35.5, तो आ जाएगा 142। 142 में 12 ऐड कर दो 144, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास हो गया 154। 70 अपॉन 154 कितना आया बच्चों? 0.454 मोल। तो अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल हम लोगों को मिल गया। क्या है? कुछ नहीं है ऐसी प्रॉब्लम्स में। सॉल्यूट का मास गिवन, सॉल्वेंट का भी मास मिल गया। अब उनके मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, दोनों का मोल आ जाएगा, दोनों का मोल मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो सूत्र लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का अर्थ हुआ बच्चों मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट्स है उसके मोल को ऐड कर देना है नीचे में। मोल्स ऑफ बेंजीन मेरा कितना आया है देख लो 0.384। मोल्स ऑफ बेंजीन के प्लेस पर 0.384 अपॉन फिर यहां मोल्स ऑफ बेंजीन है तो फिर वही वैल्यू पुट होगा प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आया था मेरा 0.454 आ गया। अब इन दोनों का ऐड कर लो 0.838। 3 अंक के बाद यहां डेसिमल है, 3 अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल डेसिमल खत्म हो गया। 384 को डिवाइड करेंगे 838 से तो आपका आएगा 0.458। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.458। आंसर क्लियर है? कोई भी स्टडीज को इजीली सॉल्व कर सकता है। अब हमें अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया
सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है बच्चों? 1। कम समय में आपको दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहां दो कंपोनेंट्स है, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड होके हमेशा कितना आता है? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आया 0.458, 1 माइनस 0.458, 0.541 आंसर। बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन प्रेडिक्ट हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन प्रेडिक्ट हो गया। चलिए, आसान था क्वेश्चन। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन लेते हैं। 2.1 क्वेश्चन क्या? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों C2H6O2। ये इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकोल बाय मास। आपका सवाल तो बन गया होगा, पिछले सवाल की तरह ही है। अंतर यही है कि यहां था 30% बाय मास, वहां क्या लिखा हुआ है बच्चों? 20% बाय मास। फिर वही रूल, 20% बाय मास का अर्थ बोलो। 20% बाय मास का अर्थ क्या होगा? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां सॉल्यूट कौन है? ग्लाइकोल। और ग्लाइकोल यहां किस में डिजॉल्व है? ये दिया हुआ नहीं है। अगर ये ना दिया हुआ कि सॉल्यूट किस में घुला है, तो वहां याद रखना हमेशा वहां सॉल्वेंट वाटर ही मानना है। अगर नहीं दिया रहे तो वहां सॉल्वेंट फिक्स्ड है क्या बच्चों? वाटर। इसका मतलब यहां ग्लाइकोल जो है वो डिजॉल्व है बच्चों किसमें? वाटर में। तो एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो 20% बाय मास, तो 20% ऑफ ग्लाइकोल बाय मास का अर्थ क्या लिखोगे? कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो कि मेरा यहां ग्लाइकोल है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना 100 ग्राम कौन होगा? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं कर देना है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है। इस लाइन से दो खबर मिली। पहला, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि मेरा ग्लाइकोल है 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी ग्लाइकोल का मास 20 ग्राम पता चल गया। और सॉल्यूशन का मास कितना? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 20, 80 ग्राम। यानी सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है। सॉल्वेंट नहीं दिया तो इसका मतलब वहां क्या होगा? वाटर होगा सॉल्वेंट। 20 प्लस 80 जोड़ लो, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम मेरा सॉल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है। जब भी सॉल्वेंट का मास प्रेडिक्ट करेंगे, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। क्लियर? अब हमें सॉल्यूट का मास मालूम हो गया, सॉल्वेंट का भी मास मालूम हो गया। अब हम दोनों का क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मोल्स। मोल ऑफ ग्लाइकोल, मोल का फार्मूला W/M। W हुआ गिवन वेट ऑफ ग्लाइकोल, जो कि मेरा कितना है बच्चों? 20 ग्राम। M हुआ मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ ग्लाइकोल देख लो, कार्बन 2 मोल है, तो 2 × 12 कर दो 24,
हाइड्रोजन 6 मोल है तो 1 इंटू 6 प्लस 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो 2 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। सबको ऐड कर लो, 62 आ गया, तो ग्लाइकोल का मोलर मास आया बच्चों 62। तो 20/62 0.322 मोल आ गया, ग्लाइकोल का मोल निकल गया, सॉल्यूट का मोल आ गया। अब किसका मोल निकालना है बच्चों, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट यहां कौन है, वाटर। अब हमें मोल प्रेडिक्ट करनी है वाटर। मोल्स ऑफ वाटर W/m, गिवन वेट ऑफ वाटर अर्थात सॉल्वेंट 100 - 20 80 ग्राम, 80 ग्राम हुआ सॉल्वेंट का मास। और वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों 80, 2 मोल यहां हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16, 16 प्लस 2 18। अब 80 डिवाइडेड बाय 18 करोगे 4.444 मोल आ गया, ग्लाइकोल का मोल निकल गया, वाटर का भी मोल निकल गया। अब हम आराम से मोल फ्रैक्शन की गणना कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लाइकोल अपॉन मोल्स ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि यहां सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक ग्लाइकोल और एक वाटर। जितना कंपोनेंट है उन सभी के मोल को ऐड करके भागा देना पड़ता है। मोल्स ऑफ ग्लाइकोल 0.322 आया था, डिवाइडेड बाय अगेन मोल्स ऑफ ग्लाइकोल पर वही बैठेगा, प्लस मोल्स ऑफ वाटर 4.444, तो 0.322 अपॉन 4.766, पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 322 अपॉन 4766 कट के आया बच्चों 0.068। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल मेरा आ गया आंसर। अब हमें मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है, तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ऐसे सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ वाटर 4.444 अपॉन मोल्स ऑफ ग्लाइकोल 0.322 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 4.444। इसको आप हल करेंगे 0.932 आंसर आ गया। या नहीं तो इतना टाइम क्यों लगाएं, हम ऐसे ही निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर। इसलिए मैंने दूसरा टेक्निक भी लिख दिया, या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज। वही रूल, फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय हम वाटर का मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाल सकते हैं। चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1। इट इंप्लाई दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल, 1 माइनस, और ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन मेरा आ गया था 0.068, फिर वही आंसर आ गया 0.932। मीन्स आप फॉर्मूला से भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ी ज्यादा लगेगी। या फिर 1 में माइनस कर देंगे फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर? चलिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। If 5.85 gram of NaCl are dissolved in 90 gram of water, the mole fraction of NaCl is।
90 ग्राम जल में 5.85 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व है, NaCl डिसॉल्व है। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। NaCl और वाटर दोनों का मास दिया हुआ है बच्चों। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल ऑफ NaCl इक्वल टू W/M। W हुआ बच्चों गिवन वेट ऑफ NaCl। तो NaCl का गिवन वेट कितना है, 5.85 ग्राम। और मोलर मास देखो, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम और 1 मोल क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम। ऐड कर लो बच्चों, तो 58.5। NaCl का मोलर मास होता है 58.5। ऊपर का पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आया, और नीचे का पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आया, 1 0 0 कट गया। 585/585 पूरा कैंसिल। तो रेस्ट टर्म बचा 1/10, 0.14। NaCl हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.1 मोल। NaCl की मोल कैलकुलेट हो गई। अब हमें मोल कैलकुलेट करनी है किसकी बच्चों, वाटर की। तो मोल ऑफ वाटर इक्वल टू W/M। W हुआ बच्चों गिवन वेट ऑफ वाटर जो दिया हुआ क्वेश्चन में 90 ग्राम, और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम। ग्राम ग्राम खत्म, 18 पंच 90 हो गया। आगे बच्चों 5 मोल। NaCl का मोल आ गया, वाटर का मोल आ गया। अब हम लोग NaCl का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर। NaCl का मोल 0.1 अपॉन NaCl का मोल 0.1 प्लस जल का मोल 5, 0.1 अपॉन 5.1, पॉइंट खत्म। 1/5.1 0.0196। NaCl का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो बहुत आसान है, जब भी मास हमें मालूम हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट्स है W/M फॉर्मूला यूज करके उसका उन सभी कंपोनेंट्स का मोल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला को अप्लाई करके मोल के वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को स्टडी करेंगे, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी वगैरह वगैरह। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।